पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, हाल की राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने आर्थिक सुधार नीति के क्रियान्वयन के संकल्प को दोहराते हुए राज्य सरकारों से स्वतः संसाधन जुटाने का आह्वान किया है, जिससे आगामी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। राज्य सरकारों से राजकोषीय अनुशासन का पालन करने व आत्मनिर्भर बनने की भी अपेक्षा की गई है। 2 वर्ष पूर्व जब नरसिंह राव सरकार ने सत्ता संभाली थी, उस समय उसके सामने 2 प्रमुख समस्याएं थीं। पहली समस्या लगभग खाली हो चुका विदेशी मुद्रा भंडार व दूसरी समस्या निरंतर बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा। 1980 के दशक में आधुनिकीकरण और नई जीवन शैली अपनाने और वर्तमान शताब्दी में खुशहाली के नारे के साथ अपनाई गई नीतियों ने देश को दिवालियेपन के कगार पर ला खड़ा किया था। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के निर्देशानुसार भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने हेतु नरसिंह राव सरकार ने आर्थिक सुधार व ढांचागत परिवर्तन लाने की नीति अपनाई है और अब वह आर्थिक सुधार कार्य योजना की सफलता का दावा कर रही है। प्रश्न उठता है कि क्या नई आर्थिक सुधार कार्य योजना भारतीय अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक आवश्यकताओं और आर्थिक विकास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हुई है? निश्चय ही यह विवाद का विषय है। पिछले 2 वर्षों में सरकार द्वारा नई आर्थिक सुधार नीति के अंतर्गत किए गए उपायों में रुपए का अवमूल्यन, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय महाकोष से ऋण प्राप्त किया जाना, अनिवासी भारतीयों तथा बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियों को भारत में पूंजी विनियोग हेतु छूट व रियायतों की योजनाएं शुरू करना, आयात लाइसेंस पद्धति खत्म करना व उदारीकरण की नीति शामिल है। निसंदेह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व उन्नत देशों ने आर्थिक सुधार कार्य योजना में हुई प्रगति की सराहना की है। अंतर्राष्ट्रीय महाकोष की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की नई नीति के अंतर्गत भुगतान संतुलन के संकट पर काबू पा लिया है व विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है। मुद्रास्फीति की दर दहाई के स्थान पर 1 अंक में रह गई है व आर्थिक विकास की दर बढ़ने लगी है। उद्योगों पर नियंत्रण हटा लेने, उदारीकरण की नीति व विदेशी कंपनियों को पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन देने से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में प्रगति हुई है। निजी क्षेत्र के उद्योगपति भी सार्वजनिक क्षेत्र के मुकाबले निजीकरण को महत्व देने के कारण इस आर्थिक सुधार कार्य योजना की प्रगति में स्वीकारते हैं। आर्थिक सुधार कार्य योजना की सफलता का मूल्यांकन दीर्घकालिक राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के संदर्भ में ही किया जा सकता है। इन लक्ष्यों में शामिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1921 के कराची अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव भी शामिल है, जिसमें कहा गया था कि जनसाधारण के शोषण को खत्म करने के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है। महोदय, पंडित जवाहर लाल नेहरू की परिकल्पना के अनुसार आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय, कृषि को उन्नत बनाना व औद्योगिक विकास के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना, रोजगार के पर्याप्त अवसर उत्पन्न करना, गरीबी उन्मूलन व विषमताएं कम करना व आत्मनिर्भरता के उद्देश्य भी योजनाओं में रखे गए। उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक सुधार कार्य योजना से किस सीमा तक
मार्ग प्रशस्त हुआ है, इसका आकलन करना उचित होगा। वर्तमान योजना में विकास की दर 5.6% तय की गई थी। 5.6% विकास दर की प्राप्ति संसाधन जुटाने, राजकोषीय नीति में आमूल परिवर्तन लाने, निर्यात व्यापार बढ़ाने व मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने पर निर्भर करती है। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में स्पष्ट है कि विकास की दर में बढ़ोतरी हुई है। 1998-99 में सकल घरेलू उत्पादन की वास्तविक वृद्धि दर 4.2% रही, जबकि 1997-98 में यह सिर्फ 1.2% थी। सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि कृषि उत्पादन में वृद्धि का ही परिणाम है। वर्तमान सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति शुरू किए जाने के बावजूद औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर कम ही रही है। कारण नई आर्थिक सुधार कार्य योजना के अंतर्गत उद्योगों को सुविधाएं और रियायतें तो दी गईं, लेकिन उत्पादन की कीमतें कम करके आम लोगों तक उनका लाभ नहीं पहुंचाया गया। आयात की सुविधा और सीमा शुल्क में कमी से जो लाभ हुआ है वह उद्योग को हुआ है। परिणाम स्वरूप इस सुधार कार्य योजना से अमीर ज़्यादा अमीर और गरीब ज़्यादा गरीब हो रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि उद्योगों को दी गई सुविधाओं या रियायतों के साथ भावों में न्याय संगत कमी भी सरकार यथासमय तय करे और ऐसे मानदंड उद्योगों के लिए लागू करे जिनसे आम लोगों में आर्थिक सुधार नीति से असंतोष उत्पन्न न हो सके। उदारीकरण की नीति व विदेशी पूंजी निवेश की छूट से जहां देश के औद्योगिक विकास को गति मिलने की संभावना है, वहां बहुराष्ट्रीय उद्योगों व देश के उद्योगपतियों को एकाधिकार अथवा मोनोपोली प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उद्योग बंद हो जाने व देश के लघु उद्योग प्रतिस्पर्धा में न टिक पाने की स्थिति में आ सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों की देश के आर्थिक विकास में अपनी अपनी भूमिका है, लेकिन नई आर्थिक सुधार नीति में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। निजी क्षेत्र पूर्णतया बाजार व्यवस्था के अनुरूप संचालित होता है और इससे उन्हीं क्षेत्रकों को बढ़ावा देना होगा जिनमें रोजगार के अवसर बढ़ सकें तथा उपभोक्ता वस्तुओं का अधिक उत्पादन हो सके। ऐसा करने से देश के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और वे अपने को लाभान्वित अनुभव करेंगे और इससे मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों समस्याओं को हल करने में सहायता मिलेगी। आर्थिक सुधार के उपायों का संबंध जहाँ तक अर्थव्यवस्था के बाह्य पक्ष से है वह उचित ठहराया जा सकता है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।